तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो 2022 वाला भर्ती है, जिसका एडमिट कार्ड आज रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह डाउनलोड करना है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ कि किस तरह डाउनलोड आप एडमिट कार्ड कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद ये वीडियो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके जनरली इसमें डाउट रहते हैं कि आपका जो फर्स्ट में पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आया है, इसमें पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसमें क्या क्या होगा, मतलब पीएसटी में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में लाइक किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको मांगा जा सकता है, कितने सेट जेरोक्स मांगा जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं सेंटर पे, वो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और एक और मुद्दा बन जाता है कि जो कैंडिडेट ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या चाहिए, सेंट्रल का फॉर्मेट चाहिए या स्टेट का। बहुत सारे कैंडिडेट के पास स्टेट का रहता है, सेंट्रल का नहीं रहता है, इसके वजह से काफ़ी लोग छट जाते हैं। तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, पूरा डिटेल में आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला भी हूँ। और एक और बात कि इससे पहले जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अगर आप दिए होंगे तो उसमें पता होगा कि उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। पर सीआईएसएफ में मांगा है कि नहीं मांगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको मेंशन किए रहते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होने वाला है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी नोटिफिकेशन पे आया हूँ, जो जिस टाइम भर्ती आया था ये 2022 वाला, इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है और इसके अलावा कोई सही जानकारी इसमें नहीं हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पी जो नोटिफिकेशन में बोला है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका सिर्फ होगा, इसमें रनिंग नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट मेज़र होगा। तो जैसे कि जो मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष अभ्यर्थी है और यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थी है, तो पुरुष का कितना मांगा गया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फॉर कैंडिडेट एक्सपेक्ट एसटी, माने एसटी जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करती है उसको छोड़ के बाकी जनरल ओबीसी एससी वगैरह से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेटों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। अगर फीमेल कैंडिडेट है एसटी को छोड़ के बाकी जितने कैटेगरी में आते हैं 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद है इसमें रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप गोरखा गोरवालिस कुमाऊँ डोगरास मराठा नागालैंड सिक्किम मध्य प्रदेश मेघालय असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं, जो कि एनेक्सर 6 में दिया हुआ है उसके छूट के बारे में, जैसे कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का और फीमेल का होना चाहिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे जैसे कि और भी ये छूट के बारे में बोला है, जैसे कि हिल्स एरिया में यहाँ पे सबका जगह का नाम है वो, और नीचे की तरफ है जो कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है, सिर्फ एसटी हो, चाहे हिल्स एरिया से बिलोंग करे चाहे प्लेन एरिया से बिलोंग करे, कोई भी एरिया से बिलोंग करे भारत में और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो आपको हाइट में डाउट क्लियर हो गया कि कितना हाइट मांगा गया है। अब बात है चेस्ट, इसमें क्योंकि हाइट होगा, हाइट के बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। तो चेस्ट मेजरमेंट में आप सभी को बोला है कि एसटी कैंडिडेट को छोड़कर, सिर्फ फिर यहाँ पे एसटी कैंडिडेट को छोड़कर यानी यूआर कैटेगरी हो गया यानी जनरल ओबीसी हो गया एससी हो गया ईडब्ल्यूएस हो गया, मेल कैंडिडेट जिसका चेस्ट 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर यानी 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, यानी 77 आपका जो चेस्ट है नॉर्मल होना चाहिए और नॉर्मल के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर मिनिमम है, उसके मैक्सिमम अगर करते हैं तो और अच्छी बात है, क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल में कोई चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपका नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर
और फुलाकर 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन देना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल। उसके बाद है वेट। तो यहाँ पे हाइट मापने के बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट के बाद वेट मापा जाएगा। तो वेट आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का मापा जाएगा, जिसमें बोला है करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी एक बॉडी मास इंडेक्स बोल के एक लिस्ट आता है जिसमें आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा। पर अब पीएचडी में आपको अभी कोई डिस्क्वालीफाई वेट के कारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेट आपको फाइनल मेडिकल के समय आपको वे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। अब बात है जो अदर एजेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि अब है सब इंस्पेक्टर जो एएसआई स्टेनोग्राफर है, उसमें क्या है। तो उसमें अब इसमें बोला है आपका पीएचडी। तो पीएचडी वाला तो बता दिया, अभी तो टाइपिंग की बात है तो लास्ट में होगा। टाइपिंग के बारे में मैं अभी कुछ जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मैं पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं पीएचडी के बारे में बता दिया। अब बात है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा और कागज़ आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना हूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड के नीचे ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ना है, उसमें लिखा है कि ब्रिंग दिस ई एडमिट कार्ड टू द रिक्वायरमेंट सेंटर ड्यूली अफिक्स योर फोटो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन स्पेस प्रोवाइड। तो एडमिट कार्ड के में आपका यहाँ पे आपका फ़ोटो है, उसके पास में एक स्पेस है, उस स्पेस में आपको अपना एक रिसेंट कोई कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, यानी चिपकाना है, और एडमिट कार्ड को ओरिजिनल आपको लेके जाना है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि 2 में कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो मांगा है, जैसे कि 12th पास मांगा है, तो 12th पास में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही आपको एक से एक सेट जेरोक्स करवा लेना है और एक सेट ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद है मतलब ओरिजिनल के संग आपको एक सेट जेरोक्स लेके जाना है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे तो आपको पता ही है रिपोर्टिंग टाइम। उसके बाद है आपको यहाँ पे 4 कॉपी कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है, रिसेंट वाला, और जेरोक्स भी आपको लेके जाना है। किसका, तो जैसे कि मैं पहले बोला था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या बोला है कि 4 कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ एंड ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल। ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल मतलब 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आपका एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो। और मेन पॉइंट है यहाँ पे आप सभी का कि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जैसे कि बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विथ 1 सेट जेरोक्स कॉपी। एक सेट आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बोला गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ब्रिंग एनी फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो भी हो, एक फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए और फादर नेम सही सही मेंशन होना चाहिए, यानी उसमें होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपका जो एडमिट कार्ड है सेफली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ क्यूरियोसिटी ई एडमिट कार्ड इवन एनी अदर पर्सनल यूजिंग एडमिट कार्ड ऑनलाइन एंड प्रोवाइड हैव नॉट यूज टू सर्विस फॉर एनी इम्पर्सोनेटर। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन का और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ओबीसी कैटेगरी का जो है आपको कौन कौन सा फॉर्मेट लेके जाना है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ओबीसी एससी एसटी का जो फॉर्मेट क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब बताने वाला हो कि आपका जो एससी एसटी ओबीसी का फॉर्मेट क्या है। तो पहला नंबर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला है द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू दी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी इसमें एससी और एसटी का दोनों का ही सेम फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पे एससी एसटी का दोनों फॉर्मेट है, जैसे कि आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वही आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया है द फॉर्म सर्टिफिकेट टू शेड्यूल ट्राई कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैंडिडेट अप्लाई अंडर गवर्नमेंट, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही ऊपर आपका लिखा होना चाहिए कि भारत सरकार के सेवा में
सेवार्थ है तब जाके इसको वैलिड माना जाएगा। और इसमें जो अमेंडमेंट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको मैच होना चाहिए। आपका नाम वगैरह यहाँ पे फादर नेम, डिवीज़न वगैरह, कास्ट वगैरह लिखा रहेगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं आपके जो सर्टिफिकेट रहता है उसमें, और नीचे की तरफ भी आपका नाम वगैरह सब लिखा रहता है। तो ये है आपका फॉर्मेट। ये देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये फॉर्मेट है आपका। जो साइन वगैरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका होना चाहिए, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से ही आप इसमें बनाइए, या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। मतलब इतना सारा ऑप्शन आपको दिया है कि इनसे ही आपको बना होना चाहिए। इनको ही पावर दिया है, जैसे बोला है लिस्ट अथॉरिटी एम्पावर टू इशू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। तो ये जितने भी जो लिस्ट में नाम है, इन्हीं के द्वारा आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इन्हीं के पास पावर है इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, ये लिखा हुआ है। अब दूसरा है फॉर्मेट, जैसे ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको बोला जाता है, ये भी भारत सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपका ओबीसी होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बोला जाता है कि डज नॉट बिलोंग टू पर्सन एंड एक्शन क्रीमी लेयर, यानी नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर रहेंगे तभी जाके आपको आगे छूट दिया जाएगा। अगर क्रीमी में आते हैं तो कोई आपको वैलिड यानी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये है आप फॉर्मेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका ऑफिशियल सील भी आपका होना चाहिए, तभी जाके वैलिड माना जाएगा। तो ये है फॉर्मेट ओरिजिनल, आपको बता दिया कि किस तरह का। अब है बात है कि इनकम टैक्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट का, जिसमें आपका ये फॉर्मेट है, जिसमें बोला है कि इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, वैलिड फॉर द ईयर, ये होगा ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आपका ज़मीन के बारे में इतना इतना एकड़ आपका स्क्वायर फीट होना चाहिए, ये सब बताया गया है। यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह और अटेस्टेड वगैरह किया जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट होगा, अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा किस तरह। और इसमें भी लिस्ट दिया है कि आप EWS बनाने के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी, ये सब इन्हीं के पावर से आप बना सकते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है। तो यही इन्फॉर्मेशन था आज की कि आप किस तरह क्या क्या आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, PST में क्या क्या होगा आपका, OBC के भी रिलेटेड, SC ST के रिलेटेड सब आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। और इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, पूरा डिटेल में आपको मैं बता दिया। तो अगर कोई भी क्वेरी रह गया है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।